नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिस्ट्री हब यानी यहाँ पर हम इतिहास से संबंधित चीज़ों पर जो भी विषय वस्तु है इतिहास की, उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट। जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनके माध्यम से हम इतिहास विषय के प्रति अपनी समझ को विकसित करेंगे, ताकि जो भी इतिहास से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका हम सही जवाब कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम अपनी तैयारी को परख पाएंगे कि कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी कमियां रह जा रही हैं और उनको किस तरह से सुधार करें। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, जिससे कि पता चलेगा कि हमारे जो प्रश्न हैं हमारा उसमें परफॉर्मेंस कितना रह रहा है, कैसा रह रहा है। तो जो आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे इसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सभी पर चर्चा करेंगे और उन्हीं से संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि जो लेक्चर हैं और प्रैक्टिस, इन दोनों के माध्यम से हम अपनी तैयारी को परिष्कृत कर सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो इसी के साथ इस चैनल का आज से प्रारंभ हो रहा है। आप लोग ज़रूर जुड़िए इस चैनल से और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो इसी क्रम में जो आज हमारा पहला जो सेशन है, इसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। अभी एक हफ्ते तक सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हम किस तरह से यहाँ पर इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं, कैसे हम प्रश्नों को समझ रहे हैं और जो प्रश्न आते हैं उनमें एक सही उसका जवाब है, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य 3 विकल्प हैं वो सही जवाब क्यों नहीं है और उन तीनों विकल्पों से संबंधित क्या तथ्य हैं उनको भी हम समझेंगे। सिर्फ प्रश्न का उत्तर करके आगे नहीं बढ़ना है, उस पर हम लोग व्याख्या करके तब आगे बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आज का ये है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे राज्य स्तर की हो या संघ स्तर की हो। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इतिहास विषय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इतिहास विषय के अंतर्गत जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है यहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो आज का जो पहला हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ही आधारित है। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन पे जुड़े रहिएगा और सेशन से संबंधित प्रश्नों के आप लोग उत्तर दीजिएगा और बताइएगा लास्ट में कि सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जब सेशन अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ पेन और कॉपी अपने साथ ज़रूर रखें, प्रश्नों की व्याख्याओं पर विशेष ध्यान दें और ध्यान देते हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अपने साथ नोट करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने ये है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ह्यूम की जीवनी लिखी। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने ह्यूम की जीवनी लिखी, यानी कि ह्यूम का जीवनीकार कौन है। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, जॉन थॉमसन और विलियम काब्री। तो ये आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको इसमें चयन करना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। जॉर्ज यूले नहीं, जॉर्ज यूले भी महत्वपूर्ण है। ये किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, आप देखते हैं कि 1888 में जो कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले। तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले। इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। विलियम वेडरबर्न, जी बिल्कुल सही, विलियम वेडरबर्न ही ह्यूम के जीवनीकार हैं। और विलियम वेडरबर्न जो हैं ये ह्यूम के सहकर्मी थे, उनके मित्र थे और इन्होंने जब ह्यूम की जीवनी लिखी तो उस जीवनी में कांग्रेस की स्थापना के संबंध में भी बहुत सारे तथ्य उजागर किए हैं।
जैसा कि आपको मालूम है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है वो उसके संस्थापक ह्यूम हैं, और कब स्थापना हो रही है? 1885 में। तो किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, वो सारी चीज़ें विलियम वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी में लिखी हैं। और जो ये जीवनी है ये प्रकाशित हुई है 1913 में, और 1913 में जब ये जीवनी प्रकाशित हुई तो इसमें ह्यूम ने कहा, इसमें वेडरबर्न ने कहा है कि लिटन के कार्यकाल में भारत एक विस्फोट के कगार पर खड़ा था। यानी कि लिटन का जो कार्यकाल था उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनसे भारत विस्फोट के कगार पर खड़ा था। आगे चलकर 1916 में विलियम वेडरबर्न के इसी कथन को कोट करते हुए हमारे एक गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इसी कथन को आधार बनाते हुए सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया, जिसको सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहते हैं। वो थ्योरी उन्होंने दी, और कब दी? 1916 में। कहाँ दी? यंग इंडिया पुस्तक में दी। और किस आधार पे दी? 1913 में प्रकाशित ह्यूम की जीवनी को आधार बनाकर ही लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत प्रकाशित किया। जॉन थॉमसन इन्होंने बंगाल में एक एसोसिएशन का गठन हुआ था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। उस एसोसिएशन के ये संस्थापक थे विलियम काबरी भी बंगाल की एक संस्था से जुड़े हुए थे। वो संस्था जिससे भारत की पहली राजनीतिक संस्था होने का गौरव प्राप्त है। कौन सी? जमींदारी एसोसिएशन। तो विलियम काबरी जो हैं ये किससे संबंधित हैं? जमींदारी एसोसिएशन से, या इसी को कहते हैं लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विलियम वेडरबर्न। साथ ही साथ जो अन्य जो भी संदर्भ हैं उनसे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं और किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है वो सारी चर्चा आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम वेडरबर्न। ह्यूम की जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखी। कब प्रकाशित हुई? 1913 में प्रकाशित हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी घटना लिटन से संबंधित नहीं है? इसमें संबंधित नहीं है। इसमें आपको 4 घटनाएं दी हुई हैं। इन 4 घटनाओं में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी घटना है जो लिटन से संबंधित नहीं है अथवा जो लिटन के कार्यकाल में नहीं हुई है। तो देख लेते हैं। दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। ये पहला दिल्ली दरबार था, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। आप देखते हैं लिटन का कार्यकाल क्या है। लिटन का जो कार्यकाल है वो है 1876 से 1880। तो 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लग रहा है, अतः ये बिल्कुल सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आप देखिए जो देशी भाषा के जो समाचार पत्र थे, जो पत्रिकाएं थीं, उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो जिस एक्ट के माध्यम से लगाया गया था वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देशी भाषा अधिनियम। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और ये कब पास हुआ था? 1878 में। फिर आर्म्स एक्ट भी लॉर्ड लिटन के समय ही पास हुआ था, और ये कब पास हुआ था? 1878 में। तो आर्म्स एक्ट भी लिटन से संबंधित है। क्या बच गया? इल्बर्ट बिल ये लिटन के कार्यकाल की घटना नहीं है। ये बिल लिटन के कार्यकाल में नहीं आया था। ये आया था 1883 में, और 1883 में जो भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय था वो थे लॉर्ड रिपन। तो उसी के समय इल्बर्ट बिल आया था। क्या था इल्बर्ट बिल? जो यूरोपीय जज होते थे वो तो भारतीयों के मामले की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन कोई भारतीय जज किसी यूरोपीय के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था। इसी के विपरीत ये बिल लाया गया था कि जो भारतीय जज हैं वो भी यूरोपीय मामलों में सुनवाई कर सकते हैं।
तो रिपन जब ये बिल लेकर के आया तो ये बिल 1883 में आया, और 1883 में जो इस बिल को जिन्होंने लॉन्च किया वो थे सीपी इल्बर्ट, उन्हीं के नाम पर इस बिल का नाम पड़ा इल्बर्ट बिल। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों घटनाएं लिटन के कार्यकाल से संबंधित हैं, जबकि आपका इल्बर्ट बिल जो है ये रिपन के कार्यकाल का है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है इल्बर्ट बिल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इल्बर्ट बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दो कथन के रूप में है। अब इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। पहला है स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैला। फैला या नहीं फैला ये हम लोग अभी देखेंगे। यह रणनीति नरमपंथियों की थी। अब यहाँ पे देखना, क्या स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैला था? और ये जो रणनीति है, क्या ये रणनीति नरमपंथियों की थी? हमें इसी पे चर्चा करनी है। तो देखिए, पहला जो कथन है स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैला, ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल का विभाजन जब हुआ तो बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये बंगाल के साथ साथ आप देखते हैं आपका दिल्ली, पंजाब, संयुक्त प्रांत, महाराष्ट्र, मद्रास, तमिलनाडु, ये हर आंध्र प्रदेश, ये सभी जगहों पे फैल गया था। तो अगर ऐसे देखें तो ये हमारा जो आंदोलन है पूरे देश में फैला था, और पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह रणनीति नरमपंथियों की थी। क्या यह रणनीति नरमपंथियों की थी? नहीं, नरमपंथी तो कह रहे थे चूंकि विभाजन बंगाल का हुआ है इसलिए हमें ये आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन गर्मपंथियों का तर्क था कि आज बंगाल का जो विभाजन किया गया है, ये विभाजन हमारी एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने के लिए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। इसलिए हमें इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये अन्य किसी प्रांत का भी इसी आधार पर विभाजन कर सकते हैं। तो ये रणनीति जो थी ये नरमपंथियों की नहीं थी, ये रणनीति आपकी गर्मपंथियों की थी। तो अब आपका जो दूसरा कथन है ये कथन आपका गलत हो गया। तो अब इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा? केवल एक सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक। तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो भी डिटेल्स इस प्रश्न से संबंधित हो सकती थी वो आपके समक्ष चर्चा हुई है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब ये है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, उस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 52, 62, 72 या फिर 82? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर की बात करें तो वो है 72, 72 प्रतिनिधि थे। और इन 72 प्रतिनिधियों में आपके जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे वो आपके 38 थे बम्बई से। बम्बई से क्यों थे? क्योंकि अधिवेशन कहाँ हो रहा था? बम्बई में हो रहा था। इसके साथ में 21 प्रतिनिधि आपके कहाँ से थे? मद्रास से थे। और इसके अलावा आपका जो संयुक्त प्रांत से आपके 7 प्रतिनिधि थे संयुक्त प्रांत से। साथ ही साथ बंगाल और पंजाब से 3 प्रतिनिधि थे। बंगाल और पंजाब यहाँ से आपके 3 प्रतिनिधि थे। तो अगर इनको हम काउंट करें तो ये हो जाएगा 72। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 72, 72 प्रतिनिधि थे। कहाँ से कितने थे वो भी आपके समक्ष हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि संयुक्त प्रांत से प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी है, और किस किस क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि थे वो आपके समक्ष हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी, अब्बास तैयब जी। आपको सही उत्तर का चयन करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए मौलाना आज़ाद जो पहली बार ये अध्यक्ष बने हैं आपके 1923 में, जबकि दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जो मौलाना आज़ाद हैं, इनके साथ जो उपलब्धि जुड़ी हुई है वो ये जुड़ी हुई है, ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाला कौन है, तो वो कौन है, आपके मौलाना आज़ाद। कब बने थे पहली बार, 1923 में बने। साथ ही साथ इनके साथ एक और उपलब्धि जुड़ी हुई है कि सबसे कम आयु में है और सबसे अधिक समय तक भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि जब आप देखते हैं कि 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन होता है, रामगढ़ आपका झारखंड में पड़ेगा, तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता भी मौलाना आज़ाद ने की थी। और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है 1942 में, और तब से लेकर के 1946 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। तो 1940 से लेकर के 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं, अर्थात ये सबसे अधिक समय तक बने रहने वाले अध्यक्ष हैं। तो सबसे अधिक समय और सबसे कम आयु के ये अध्यक्ष हैं, ये इनकी उपलब्धि है। डॉक्टर अंसारी जो है, ये आप देखते हैं कि 1927 में जब साइमन कमीशन का गठन होता है, तो साइमन कमीशन के विरोध के लिए जो आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, मद्रास में अधिवेशन होता है 1927 का, जिसमें ये निर्णय लिया जाता है कि साइमन कमीशन का हम विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल बदरुद्दीन तैयब जी ही इस प्रश्न का सही जवाब है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनने का जो गौरव प्राप्त है वो बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। कब बने थे, ये बने थे कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 1887 में। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन, मद्रास में हुआ था, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। साथ ही साथ यही वो पहला अधिवेशन था जहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं को भी स्थान दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बदरुद्दीन तैयब जी। अब्बास तैयब जी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देखते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में एक आंदोलन चलाया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से लेकर 1934 तक चलता है। और जब 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं वो आपके अब्बास तैयब जी हैं। इस संदर्भ में अब्बास तैयब जी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बाकी जितने भी यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो आपके समक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एक कथन कि कांग्रेस के अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का मेला किसने कहा है। आपके ऑप्शन है तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, विपिन चंद्र पाल हैं। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा, इसका आप लोग उत्तर करेंगे। तो इस जो ये कथन है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ही कहते हैं कि ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है, क्योंकि आप देखते हैं जो प्रारंभिक कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं
उन अधिवेशनों में, वो अधिवेशन दिसंबर माह में होते थे लास्ट में, और उसी माह में क्यों रखे जाते थे? क्योंकि उस माह में होता था छुट्टियों का ये समय होता था, तो उन छुट्टियों के समय में ही सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। और जो भी लोग ये इकट्ठे होते थे अधिवेशन में, तो ज़्यादातर ये पढ़े लिखे लोग होते थे। कोई वकील है, कोई किसी नौकरी कोई कर रहा है, तो ये सब पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे। तो वो छुट्टियों में फ्री होते थे, जो फ्री होते थे तो उसी समय ये अधिवेशन बुला लेते थे और सारी चर्चा परिचर्चा वहाँ पर हो जाती थी। तो इसी को आधार बना करके लाला लाजपत राय कहते हैं कि ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ शिक्षित भारतीयों का मेला है। ठीक है, तो इस कथन का जो कहने वाले हैं वो है लाला लाजपत राय, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने करजन की तुलना औरंगजेब के साथ की है? यहाँ पे करजन की तुलना औरंगजेब के साथ की है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, गांधी हैं, तिलक हैं, गोखले हैं और लाला लाजपत राय हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है कि क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो देख लेते हैं, ये कथन जो है, जो करजन की औरंगजेब के साथ तुलना की है, ये तुलना की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की है? आप देखते हैं कि 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो विभाजन की जो घोषणा होती है आपकी 20 जुलाई 1905 को कांग्रेस ये घोषणा की जाती है बंगाल विभाजन की, और जो अप्लाई होता है, जो लागू होता है विभाजन जिस दिन से, वो है 16 अक्टूबर। और इसके बाद आप देखेंगे कि दिसंबर आता है और दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये 1905 का अधिवेशन होता है आपका बनारस में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और वहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं बंगाल विभाजन जो है ये एक निर्मम भूल है। तो साथ ही साथ जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनका ये कथन भी बहुत याद रखने की ज़रूरत है। परीक्षा में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन को निर्मम भूल किसने कहा है? किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। कहाँ कहा है? 1905 के बनारस अधिवेशन में कहा है। और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि यदि हम इतिहास में कहीं भी करजन की उपमा तलाशने जाएं तो हमें औरंगजेब के शासनकाल की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ही करजन की तुलना औरंगजेब के साथ कर रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। साथ ही साथ जितने भी संदर्भ यहाँ से इस प्रश्न के साथ संबंधित हो सकते थे वो आपके सामने हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने तुलना की है, कब की है? 1905 में। कहाँ पे की है? बनारस अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गवर्नर जनरल दिल्ली दरबार से संबंधित नहीं है? ये गलत लिखा हुआ है, नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जो दिल्ली दरबार से संबंधित नहीं है। अर्थात इसमें जो 4 गवर्नर जनरल दिए हुए हैं इनमें से 3 ऐसे हैं जिनके समय में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ है। तो आपको सही कथन का चयन करना है। लॉर्ड लिटन, बिल्कुल लॉर्ड लिटन के समय 1877 में दिल्ली दरबार लगा था और ये पहला दिल्ली दरबार था। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा दिल्ली दरबार है वो 1903 में लगा था। किसके कार्यकाल में लगा था? ये लगा था आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में दूसरा दिल्ली दरबार। और फिर लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। तो यहाँ पर कौन बच गया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। लॉर्ड डलहौजी के समय कोई दिल्ली दरबार आयोजित नहीं किया गया। अब ये जो तीनों दिल्ली दरबार हैं इसमें देखिए जो 1877 का जो पहला दिल्ली दरबार लगा हुआ है
ये किसके सम्मान में लगाया गया था? महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। तो लेकिन महारानी विक्टोरिया यहाँ आई नहीं थी, वहाँ उनका राज्याभिषेक चल रहा था इंग्लैंड में, और उसी का समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार एडवर्ड सप्तम के सम्मान में लगाया गया था, जब उनका सिंहासनारोहण हुआ था, उनके राज्यारोहण के समय किया गया। इसमें भी एडवर्ड सप्तम आए नहीं थे। तो इन दोनों दिल्ली दरबार में ये जिनके सम्मान में लगाए गए थे उनमें वो लोग आए नहीं थे। लेकिन जो 1911 का तीसरा दिल्ली दरबार था, ये जिनके सम्मान में लगाया गया था वो थे जॉर्ज पंचम, और ये आए थे भारत आए थे। साथ ही साथ ये आपके कलकत्ता अधिवेशन में भी शामिल हुए थे। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन का गान किया था। तो जो तीसरा दिल्ली दरबार है जॉर्ज पंचम के सम्मान में लगाया गया था। जॉर्ज पंचम भारत आए थे। भारत आने के साथ साथ इन्होंने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है सी, लॉर्ड डलहौजी। साथ ही साथ जितने अन्य संदर्भ महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो सभी आपके सामने चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन मद्रास में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसमें 4 नाम दिए गए हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मद्रास में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है कि 3 संबंधित हैं और 1 संबंधित नहीं है। देख ले रहे हैं, पी आनंद चार्लू ये संबंधित हैं। चिदम्बरम पिल्लई, बिल्कुल चिदम्बरम पिल्लई को इनके साथ में उपलब्धि जुड़ी हुई है। इनको दक्षिण भारत का तिलक कहा जाता है। दक्षिण भारत का तिलक चिदम्बरम पिल्लई को कहा जाता है, और इन्होंने ही दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो चिदम्बरम पिल्लई को दिया जाता है। हरि सर्वोत्तम राय ये नहीं जुड़े हुए थे मद्रास से। सुब्रमण्यम अय्यर भी मद्रास से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, हरि सर्वोत्तम राव। लेकिन हरि सर्वोत्तम राव भी एक महत्वपूर्ण नेता थे स्वदेशी आंदोलन के दक्षिण भारत में, लेकिन वो मद्रास से ना संबंधित होकर के वो जिस जगह से संबंधित थे वो था आंध्र प्रदेश। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हरि सर्वोत्तम राव कहाँ से संबंधित थे। आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन का आंध्र प्रदेश में नेता कौन था, तो नेता कौन होंगे आपके आंध्र प्रदेश में? हरि सर्वोत्तम राव। और आपका जो मद्रास में जो लोग हैं आपके पी आनंद चार्लू हैं, चिदम्बरम पिल्लई हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं। चिदम्बरम पिल्लई को ही दक्षिण भारत का तिलक कहा जाता है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी चिदम्बरम पिल्लई को दिया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो है सी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था यदि ईश्वर भी छुआछूत को स्वीकार करेगा तो मैं उसे भी नहीं मानूंगा? ये कथन है, किसने कहा था ईश्वर भी छुआछूत को स्वीकार करेगा तो मैं उसे भी नहीं मानूंगा? कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, गांधी या फिर दयानंद सरस्वती? आपको प्रश्न का सही जवाब बताना है कि ये कथन किससे संबंधित है। तो ये जो कथन है ये कथन संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। अब जैसे ही छुआछूत शब्द आ जाता है तो दिमाग में आता है गांधी। सबसे पहले गांधी का आता है। देखिए गांधी जी जो हैं उन्होंने इस तरह के बहुत सारे कार्य किए हैं, और एक आप देखते हैं 1932 में एंटी अनटचेबिलिटी संघ की भी स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर ये दिमाग में तुरंत छुआछूत का जहाँ पे शब्द आता है तो गांधी का नाम स्ट्रक करता है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कब कही कि यदि ईश्वर भी छुआछूत को स्वीकार करेगा तो मैं उसे भी नहीं स्वीकार करूँगा? तो ये कथन जो कहा है तिलक ने, आप देखिए 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने
अपनी लीग की स्थापना की और उस लीग के प्रमोशन के लिए वो जगह जगह जाते थे, लीग से लोगों को जोड़ते थे, अपनी विचारधारा बताते थे और कि हमें स्वशासन चाहिए है, क्यों स्वशासन चाहिए है। तो उन्होंने अपने स्वशासन के साथ में कुछ सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया, कुछ सामाजिक मुद्दों को भी उठा लिया था जो कि समाज में उस समय बहुत ज़्यादा थे। तो उन्हीं एक सामाजिक मुद्दे में ये एक मुद्दा आया कि छुआछूत, क्योंकि जब तक हम सब यूनाइट नहीं होंगे, एक दूसरे से बच के रहेंगे कि हमें इसको नहीं छूना उसको नहीं छूना, तो हम कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकते। अगर हमें शक्तिशाली बनना है तो हमें इन सब जो छोटी बातें हैं, खोखली बातें हैं, इनसे दूर हट के थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी जो लीग है ये सभी के लिए है, इसमें सभी शामिल हो सकते हैं। और अगर कोई ये कहता है कि ईश्वर छुआछूत को स्वीकार करता है तो मैं उस ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। कब उन्होंने ये कथन दिया है? 1916 में उन्होंने दिया है। किसकी मीटिंग में दिया है? तो आपका जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था उसी की मीटिंग्स में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दो कथन के रूप में है। पहला है तिलक की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। दूसरा है तिलक ने अपनी लीग का प्रचार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्र के माध्यम से किया। अब आपको इसमें सही कथन का चयन करना है कि क्या इसमें से सही कथन होगा, क्या सही उत्तर होगा, केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। तिलक की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। देखिए जो तिलक की लीग थी, अगर हम देखें एक छोटा सा मैप ड्रा करके साउथ इंडिया का, तो तिलक कहाँ थे? तिलक थे महाराष्ट्र में। तो जब महाराष्ट्र में थे तिलक, तो तिलक का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र हो गया, साथ में आपका कर्नाटक हो गया, थोड़ा सा आपका मध्य प्रांत का क्षेत्र हो गया, बरार का क्षेत्र हो गया। तो जो इधर का ये क्षेत्र था ये आपका तिलक के लीग का कार्य क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त जितना भी आपका क्षेत्र था वो सारा एनी बेसेंट के अधिकार क्षेत्र में था। तो तिलक की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था, बल्कि अखिल भारतीय किसका था? ये एनी बेसेंट की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है। तिलक की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था। इनका कहाँ तक क्षेत्र विस्तृत था? तो आप देखेंगे इनका महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक, इतना क्षेत्र तिलक की लीग का था। शेष भारत आपका जो था ये एनी बेसेंट की लीग के अंतर्गत आता था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन है तिलक ने अपनी लीग का प्रचार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्र के माध्यम से किया। ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों जो समाचार पत्र हैं, ये समाचार पत्र किसके हैं? ये समाचार पत्र हैं एनी बेसेंट के। अब आप देख लीजिए, जब एनी बेसेंट के समाचार पत्र हैं तो उन पत्रों का सहारा तिलक अपनी लीग के प्रचार में क्यों लेंगे, जबकि तिलक स्वयं दो पत्रों के संपादन से जुड़े हुए थे। तिलक के पत्र कौन से हैं? एक है मराठा और दूसरा है केसरी। तो तिलक ने जो अपनी लीग का प्रचार प्रसार किया है वो इन्हीं दो पत्रों के माध्यम से किया है, मराठा और केसरी, ना कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जिसके समाचार पत्र हैं वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अपनी लीग का जो प्रचार प्रसार किया वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था, ना कि तिलक ने। तो इस प्रश्न में दोनों कथन आपके गलत हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, दोनों गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत अपने अधिकारों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा है, यह कथन किससे संबंधित है? यहाँ पर एक कथन दिया गया है, इस कथन को बताना है कि यह कथन किसने कहा था कि भारत अपने अधिकारों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं,
एनी बेसेंट, तिलक, गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का ये कथन है, और ये कथन एनी बेसेंट कब कहती हैं? जबकि एनी बेसेंट होम रूल की मांग करती हैं, होम रूल लीग आंदोलन चलाती हैं, तभी वो कहती हैं कि भारत अपने अधिकार के लिए घुटनों पर नहीं पैरों पे खड़ा है। क्योंकि जब भी आप घुटनों पर हैं तो इसका मतलब है आप किसी से याचना कर रहे हैं, आप याचक की भूमिका में हैं। लेकिन जब आप पैरों पे खड़े हैं तो आप बराबरी की हैसियत से खड़े हैं और आमने सामने आप अपनी मांग पूरे हक के साथ में कर रहे हैं। इसीलिए कहती हैं एनी बेसेंट कि भारत अपने अधिकारों के लिए अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, उसे अधिकार दे दीजिए, उसको स्वशासन दे दीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वशासन चाहे तिलक का हो या एनी बेसेंट का, स्वशासन का अर्थ स्वतंत्रता नहीं था, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। स्वशासन का अर्थ था कि जो भारत में शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में भारतीयों को शामिल किया जाए, भारतीय भी उस शासन व्यवस्था का हिस्सा बने ताकि वो अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ कर सके। अब जो बाहरी आकर के जब शासन कर रहे हैं वो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नेटिव हैं, जो हमारी समस्याएं हैं वो उनसे परिचित नहीं है भली भांति से, तो उनका शासन हमारे ऊपर जिस तरह से हो रहा है वो हमारे लिए सुखदायी नहीं हो पा रहा है। अतः हमें स्वशासन दिया जाए, यानी कि शासन में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कुछ जो उनके ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको कम कर दिया जाए, उनकी जगह पे हमारे भारतीय लोगों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाए। तो स्वशासन का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि शासन व्यवस्था में आंशिक प्रतिनिधित्व से था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है एनी बेसेंट। और कब इन्होंने कहा था? 1916 में, जबकि होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट? नहीं, एनी बेसेंट के साथ एक गौरव जुड़ा है। क्या है वो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय महिला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का जो गौरव प्राप्त है ये प्राप्त है सरोजनी नायडू को, जो कि 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, और इन्हें ही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। नेली सेन गुप्ता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। ये कब बनी है? ये बनी है 1933 में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सरोजनी नायडू। कब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है? 1925 में की है। कहाँ पर की है? कानपुर में की है। साथ ही साथ एनी बेसेंट जो है इनको प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। नेली सेनगुप्ता ये इनको तृतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सिर्फ यही 3 महिला अध्यक्ष बनी है। और इन तीनों से संबंधित एनी बेसेंट कब बनी है? 1917 में बनी है, और ये भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू 1925 में बनी है, कानपुर में था। और नेली सेनगुप्ता 1933 में बनी है, ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी महिला अध्यक्ष से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो यही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन्हीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसके अतिरिक्त इस संदर्भ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका बी, सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस लीग समझौता। यहाँ पर एक समझौते की बात हो रही है। कांग्रेस लीग समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ था? मतलब जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग, लीग का मतलब यहाँ पे मुस्लिम लीग, तो इन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ था कांग्रेस लीग पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था, उस समझौते की बात हो रही है कि वो किसकी मध्यस्थता से हुआ था। तो ये पहले तो ये चीज़ कि ये हुआ कब था? ये हुआ था 1916 में।
कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और जब ये समझौता हुआ है जिस अधिवेशन में, उस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे AC मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार, AC मजूमदार। और लीग के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये दोनों अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन के साथ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि ये अधिवेशन संयुक्त रूप से हुआ था। कांग्रेस का और लीग का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ था, एक ही कंपाउंड में, एक ही प्रीमाइस में हुआ था ये अधिवेशन। और यहीं इसी अधिवेशन में कांग्रेस और लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। तो जो इस समझौते के अनुसार जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग थी उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसी अधिवेशन में स्वीकार कर ली जाती है, इसी समझौते में। और इसी को कहा जाता है कांग्रेस लीग समझौता। और ये किसकी मध्यस्थता से होता है? ये होता है तिलक की मध्यस्थता से। अब आप कहेंगे कि तिलक इसमें मध्यस्थता क्यों कर रहे हैं? तिलक क्यों चाह रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाए? तिलक कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? तिलक आंदोलन चला रहे थे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कि भारत जो है, भारतीयों को अपने देश की शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिले और कुछ भारत के लिए अच्छा हो सके। तो ये आंदोलन, अगर दो अलग अलग विचारधाराएं, दो अलग अलग तरफ जाएंगे, जो भारत की बहुत बड़ी कम्युनिटी है अगर वो बटी रहेगी तो शायद अपने जो मकसद है उसमें सफल ना हो सके। तो एक यूनिटी बनी रहे, लोग यूनाइट होकर के रहें, एक साथ रहें और हिंदू और मुस्लिम आपस में जुड़ के रह सकें, इस वजह से तिलक यहाँ पर मध्यस्थता करते हैं। और तिलक के मध्यस्थता करने के पीछे एक और भी कारण था। आप देखते हैं होम रूल आंदोलन के समय तिलक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और 60,000 का मुचालका भरने को कहा जाता है। तो जो तिलक की तरफ से केस लड़ते हैं, जो वकीलों का एक जो ग्रुप है जो तिलक की पैरवी करता है, वो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ही तिलक का केस लड़ता है और तिलक निर्दोष साबित हो जाते हैं। तो उसी के बाद तिलक मध्यस्थ बनते हैं कांग्रेस और लीग समझौता के लिए। और समझौते में जो मुख्य प्रावधान है वो क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लेना। तो कांग्रेस के द्वारा 1916 के अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कर ली गई थी। यही लखनऊ सम्मेलन, जो लखनऊ अधिवेशन है कांग्रेस का, इसी को हम कहते हैं कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, तिलक। बाकी जो भी इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आपके सामने हैं या फिर चर्चा की जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रथम औद्योगिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रथम औद्योगिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1916, 1905, 1907 या 1909? आपको सही उत्तर का चयन करना है कि प्रथम औद्योगिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो जो प्रथम औद्योगिक सम्मेलन है ये 1905 में आयोजित किया गया। किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? RC दत्त की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि आप देखते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में एक आंदोलन चलता है, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, अपने देश की निर्मित जो वस्तुएं हैं, जो उत्पाद हैं, उनका प्रयोग करें। तो उसके लिए हमें अपने देश में प्रोडक्शन भी बढ़ाना था, उत्पादन क्षमता बढ़ानी थी। तो इस उद्देश्य से कि जितनी भी आपूर्ति है वो हमारे देशी साधनों से ही हो सके, तो अपने देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए जितने भी उद्योगपति थे उनको बुलाया गया, उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया? 1905 में। किसने किया? किसकी अध्यक्षता में हुआ? RC दत्त की अध्यक्षता में। क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और हमें अपने देश में उत्पादन क्षमता बढ़ानी थी। इस उद्देश्य से ये स्वदेशी आंदोलन के समय आपका प्रथम औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया।
यहाँ पर 1916 भी महत्वपूर्ण है, 1916 के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। 1916 में प्रथम औद्योगिक आयोग गठित हुआ था। ठीक है, जो प्रथम औद्योगिक आयोग है ये 1916 में गठित हुआ था, जबकि सम्मेलन जो है ये कब आयोजित किया गया, 1905 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 1905। बाकी जितने भी संदर्भ हैं वो आपके सामने चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आज का सेशन पूर्ण हो रहा है। और कैसा लगा सेशन, प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, व्याख्या कैसी लगी, इसके बारे में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक अगले सेशन पे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।